सो गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार देवी और सज्जनों। मैं स्वप्निल आत्मने एनजे इंडिया इन्वेस्ट की ओर से और अपने साथी कर्मचारी की ओर से आपका सह स्वागत करता हूं। धन्यवाद, आपने आज वीकेंड का शाम का समय जो आपने हमारे इस सेशन के लिए, इन्वेस्टर अवेयरनेस सेशन के लिए दिया, उसके लिए जाती तौर पे आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। बिकॉज ये समय आप अपने परिवार के लिए दे सकते हैं। अभी एग्जाम का सीजन चालू है, वहां पे आप अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए दे सकते थे, पर आपने हमारे एनजे पार्टनर के इनविटेशन को पर्सनली ऑनर करते हुए ये समय आज आपने हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। आप जानते हैं दोस्तों कि जैसे अभी मार्केट में वोलाटिलिटी है, वॉर सदृश परिस्थिति चल रही है, बहुत सारे लोगों के निगेटिव रिटर्न्स दिख रहे हैं। पर्टिकुलरली जो इन्वेस्टर जिन्होंने पहले बार इन्वेस्ट किया है और ये फॉल देख रहे हैं, उनके मन में अजीब सी घबराहट हो सकती है कि साशंकताएं निर्माण हो सकती है कि मेरे पैसों का क्या होगा, कैसे होगा। तो ऐसे ही सेशन को हम एड्रेस करने के लिए हर सैटरडे ये इन्वेस्टर मीट रखते हैं। तो आज का सेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का जो टॉपिक है वो नॉर्मल हमने चुना है, अ स्लो स्टार्ट इज ऑफन अ गुड स्टार्ट। आज के लिए जो हमारे स्पीकर उपलब्ध है वो बहुत इंडस्ट्री के इमिनेंट स्पीकर है। उनके लिए तो मुझे लगता है कि कोई है ना, ऐसा फॉर्मल इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, बिकॉज सभी इंडस्ट्री उनको एक स्टॉलवर्ड की तरह जानते हैं। फिर भी मैं उनका एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। आज हमारे साथ अवेलेबल है आशीष पी सोमैया सर, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है व्हाइट ओक कैपिटल एसेट मैनेजमेंट के। उनके बारे में संक्षिप्त में कुछ बताना चाहूंगा। Ashish is responsible for strategizing, growing, and managing the operations at White Oak Capital Asset Management Limited. Ashish has over 25 years of experience in business strategy and management, process-driven sales and distribution, product development, and marketing of the investment offerings. He has been engaged with India's private sector asset management industry for the pretty much of its entire growth trajectory post 1998. Prior to White Oak Capital Asset Management Limited, Ashish served for nearly 8 years as a uh, managing director and CEO of Motilal Oswal Asset Management Company, one of the highly regarded as and differentiated boutique equity managers in India, backed by excellent performance, track record, and well-documented investing philosophy. Starting with about 1,300 crores in 2013, Motilal Oswal AMC grew to more than 42,000 crore of equity asset across portfolio management services, alternative investment fund, and offshore fund, and domestic mutual funds. Motilal Oswal was awarded Brand of the Year at CNBC India Business Leadership Awards in 2018. Prior to Motilal Oswal AMC, Ashish was heading sales and distribution of ICICI Prudential AMC for their mutual fund PMS and real estate offerings through multiple distribution channels across India and Middle East. He has led new product development, product management, communication, and distribution channel delivery over a number of years. Ashish holds a Bachelor of Engineering in Polymer Science from Pune University and a Master's in Management Studies in Finance from NMIMS Mumbai University. So, without wasting your time, I would request Ashish sir to take you through the presentation. Over to you, Ashish sir. Ashish sir. Over to you, Ashish sir. Hello, Ashish sir, can you hear us? Jaswinder? Thank you, Swapnil ji. You can hear me, right? Yeah, I can hear you, sir. Okay, good evening, everyone. Thank you very much कि आप ये शनिवार के शाम को आपका समय निकाल के इस कॉल पे आए. थैंक यू वेरी मच स्वप्निल जी और एनजे की पूरी टीम, एनजे के पार्टनर्स, एनजे के निवेशक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस कॉल. सो अभी का जो माहौल है, मैं समझ सकता हूँ कि सब लोगों के लिए ये एक कुछ लोगों के लिए चिंता का माहौल है, कुछ लोगों को शायद कुछ क्यूरियोसिटी हो रही है कि भाई बाहर के माहौल में क्या हो रहा है, किस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए, कंटिन्यू इन्वेस्टिंग और नॉट.
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पूरे इंडिया में इक्विटी म्यूच करने के मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पूरे इंडिया में इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए SIP करके लंबी अवधि का निवेश करके इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स थ्रू SIP, I think that largest contribution is of NJ India and all the partners and investors of NJ. And I'm sure that a lot of people on this call, they must be also thinking that I'm doing SIP since last 1 year, 2 years. I'm sure जो लोग 5, 10, 15, 20 साल से SIP कर रहे हैं, for them this environment is nothing new. Anybody who has seen couple of ups and downs in the market, they will understand that when market falls, it benefits the SIP investors. But while there are experienced investors and long-term investors, I'm sure काफी सारे investors ऐसे भी होते हैं जो पिछले साल 2 साल में अपना जर्नी शुरू किए हैं और उनको ऐसा लगा होगा कि हम तो 2 साल से या 1 साल में SIP स्टार्ट किए हैं, but we are not getting done. Is it a good start or not? Should I continue my SIP or not? All these kind of questions can also come. And I think from that perspective, जो आज का टॉपिक लिया गया है, a slow start is a, I think ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, क्योंकि लंबी अवधि के लिए जो लोग निवेश करते हैं, उन लोगों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप SIP करते हैं तो आप आने वाले 5, 10, 15, 20 साल के लिए SIP कर रहे हैं अपना फ्यूचर वेल्थ क्रिएशन के लिए. तो इन दी अर्ली पार्ट अगर मार्केट में रिटर्न नहीं बनता है, जिसको बोला गया है कि स्लो स्टार्ट, सो इन दी अर्ली पार्ट अगर मार्केट में रिटर्न नहीं बनता है, समझो 2 साल में आपने 12 महीने के लिहाज से 24 महीने हो गए और 24 महीने में आपने अगर 24 इंस्टॉलमेंट कंट्रीब्यूट किया और वो 24 इंस्टॉलमेंट का वैल्यू जैसा था वैसा ही है, तो आपको ऐसा शायद लग सकता है कि भाई हम तो 24 महीने से पैसा लगा रहे हैं, SIP चला रहे हैं, लेकिन वैल्यू ऊपर नहीं जा रही है. That is why the topic says slow start. कभी कभी ऐसा हो कि भाई इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें तो तुरंत हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़नी चाहिए, लेकिन ये कोई T20 का मैच तो है नहीं. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टेस्ट मैच का तरीके का होता है, इसलिए आई थिंक जो है बहुत. लेकिन बिफोर वी गो टू द टॉपिक के ऊपर आने से पहले, बिफोर वी गो टू द टॉपिक, आई थिंक दैट वी शुड फर्स्ट डिस्कस दी करंट अभी का जो मार्केट का एनवायरनमेंट है, ये क्या ये चिंताजनक है, आगे जाके क्या होगा, इस तरीके का थोड़ा लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू बेसिक थिंग्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट पहले तो मेरे ख्याल में 2024 अगस्त जो है, ये वॉर वाला जो माहौल है, Israel and US attacking Iran shooting missiles at Dubai and Kuwait and Bahrain, Saudi Arabia, Kuwait, all these places, Qatar, etc. ये जो पूरा मिडिल ईस्ट में फिर से एक फ्लेयर अप हुआ है, जहाँ पे हम डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है, बट इनडायरेक्ट डेफिनेटली हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे काफ़ी इंडियंस वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ से काम करके वो इंडिया को फॉरेन रेमिटेंस भेजते हैं. इंडिया का ऑयल, गैस, ये सब वहाँ से आता है. एंड ऑयल एंड गैस जब आता है तो उससे केवल हमारे डीजल और पेट्रोल और कुकिंग गैस की बात नहीं है, बट फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स, हर चीज़ का कॉस्ट बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ने का डर होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स गड़बड़ाने का डर होता है. सो वाइल वी आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस, इनडायरेक्टली अगर ये इसी तरीके से कंटिन्यू होता है तो सही बात है कि भाई इनडायरेक्टली हम लोगों का भी नुकसान हो सकता है. लेकिन ये वॉर वाला माहौल जो है, ये तो चलिए पिछले 15 दिन से हो रहा है, मेरे ख्याल में 27-28 फरवरी से, तो 15-17 दिन से हो रहा है. लेकिन ये वॉर स्टार्ट होने के पहले भी अगर आप देखें तो इंडिया का जो इक्विटी मार्केट है, द पीक ऑफ द मार्केट वाज समवेयर इन अगस्त 2024. इन अगस्त 2024, इफ आई से पीक ऑफ द मार्केट, मतलब निफ्टी जो है, निफ्टी लेवल was approximately 26,250.
और वो अगस्त 2024, मतलब आप समझिए 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, तब वो 26,200 था, और आज हम लोग 23,400 के लेवल पे निफ्टी पे है। इनफैक्ट आज सुबह थोड़े समय के लिए 22,900 भी गया था। तो 1.5 साल के बाद ऊपर के लेवल से निफ्टी 4,000 पॉइंट नीचे, मतलब आप समझ सकते हैं लगभग 12 से 15% निफ्टी डाउन है। और ये तो केवल निफ्टी, अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स देखें तो मेरे ख्याल में 20%, और मिड कैप इंडेक्स देखें तो वो भी 12 से 15% डाउन हुआ होगा। सो पिछले 15-17 दिन में लोग थोड़े घबराए हुए हैं क्योंकि वॉर है, लेकिन ये वॉर स्टार्ट होने के पहले भी पिछले 1.5 साल में निफ्टी लें, चाहे मिड कैप लें, चाहे स्मॉल कैप लें, कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं रहा है और वीडियो भी रुक रहा है। आशीष सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, कैन यू हियर सर? आपका आवाज कट हो रहा है बीच बीच में और वीडियो भी रुक रहा है। हेलो। और कुल मेरे ख्याल में हो रहा होगा कि भाई अच्छा करते हैं, कुछ फंड्स खराब करते हैं, कुछ में ज़्यादा कुछ में कम, लेकिन आई थिंक ओवरऑल द रिटर्न सिनेरियो would not be हेलो आशीष सर। very encouraging. हेलो आशीष सर, आपका Just वीडियो understand कि और भाई ये जो वॉर वाला माहौल है कब तक चल सकता है, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, ऐसा जब पास्ट में हुआ है तो किस तरीके का एक्सपीरियंस उन्हें क्या करना चाहिए. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, यस यस आई कैन हियर यू. सर आपका आवाज डिस्टर्ब हो रहा है, बीच बीच में अटक अटक के आ रहा है और वीडियो भी लैग हो रहा है या इज देयर अ हेलो? यस सर, आपका आवाज है ना लैग हो रहा है सर। सॉरी टू डिस्टर्ब यू वंस अगेन। थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन देखना पड़ेगा सर, बिकॉज आवाज पूरा अटक जा रहा है। हेलो हेलो। यस, कैन यू हियर मी नाउ? या वी कैन हियर यू नाउ। या Okay, sure. Sure, so I'll go back to the presentation. यस सर। Okay. अभी मच बेटर आवाज आ रहा है आपका और क्लैरिटी भी है। Okay, okay, okay. We can start, yeah. Okay. So basically I was saying that जब भी in the past, first of all कि भाई इस तरीके का जो माहौल है, इसमें what is the kind of expectation that one should have and how should people manage going forward. So first thing I want to explain to there are, क्योंकि मैंने बताया कि भाई कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ हैं, और कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जो रिसेंटली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए हैं. So just so that everybody understands, here we have a given example that in the past also there have been quite a few जिसको हम बोलते हैं geopolitical shocks. इस तरीके का माहौल पास्ट में भी रहा है. अब अगर आप देखें तो here all the examples are there. जैसे 1998 में रशिया में डेट क्राइसिस हुआ था, और पूरे के पूरे जो ये थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सब कंट्रीज का करेंसी क्राइसिस हुआ था. 2001 में यूएस में 9/11 टेरर अटैक्स. 2008 में तो भाई यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, लेमन क्राइसिस, ये सब चल रहा था, और नवंबर 2008 में मुंबई में टेरर अटैक्स भी हुए थे. 2016 में इंडिया अटैक्ड बॉर्डर एरियाज ऑफ पाकिस्तान एंड वी डिड सर्जिकल स्ट्राइक्स. 2019 में बालाकोट में स्ट्राइक किया. 2020 में अनदर जियोपॉलिटिकल शॉक विच इज कोविड. 2022 में अनदर शॉक विच इज रशिया यूक्रेन वॉर. और ये माहौल में तो मेरे ख्याल में तेल का दाम अबाउट $129 तक गया था, राइट, एंड निफ्टी ऑल्सो फेल. सो इस तरीके से
there were multiple such scenarios or multiple such crises which we have witnessed in the past. The most important thing to notice here is that every crisis felt like a existential crisis. मतलब क्या, इसका क्या मतलब है कि जब भी ऐसा कोई माहौल बनता है तब ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे जैसे कोविड आया तो सब घबरा गए, उनको लगाएंगे क्या, इस तरीके से एक डर का माहौल बन गया। अभी जब ये मिडिल ईस्ट में वॉर हो रहा है तो जरूर चिंताजनक है, लेकिन अब भी फिर से यही बातें हो रही है कि भाई कब तक तेल ऐसा रहेगा, लोगों के माइंड्स में आते रहते हैं। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग विच कॉजेज लॉट ऑफ कंसर्न टू पीपल। तो ये मैं आपको ये बताने की ट्राई कर रहा था कि भाई अब तक ऐसे काफी क्राइसिस आए हैं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ों से डील करना बहुत आसान है या हमको केयरलेस हो जाना चाहिए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर लॉट ऑफ inexperienced investors, what I would like to say, assume कि भाई इससे एंड ऑफ वर्ल्ड सिनेरियो हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। डोंट अज्यूम एनीथिंग। फैक्ट इज दैट ऐसा पास्ट में भी हुआ है, लेकिन हमेशा जब ये माहौल बनता है डर लगता है, लेकिन अल्टीमेटली देन द मार्केट सीम्स टू मूव अलोंग। और एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आप लॉन्ग हिस्ट्री देखें तो अभी जैसे मैंने आपको सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज बताए थे, उसी तरीके से लंबे अवधि की अगर आप हिस्ट्री देखें तो यहाँ पे मैं और एक चार्ट आपके अटेंशन के लिए रख रहा हूँ। तो देखिए क्या है, आज जब हम लोग यहाँ पे हैं तो यू कैन सी ये 2025 में टैरिफ वॉर, जैसे आज हम 2026 में मिल रहे हैं, तो 2026 में जब हम मिल रहे हैं तो मिडिल ईस्ट के वॉर की चिंता हो रही है। अगर हम 2025 में बात करते तो ट्रम्प साहब के टैरिफ की बात चलती, और इंडिया पाकिस्तान अभी हम लोग 23,000 24,000 निफ्टी देख रहे हैं, लेकिन अगर आप अप्रैल 2025 11 महीने पहले जाएं तो निफ्टी वॉज 21,700, राइट। तो आज हम लोग ये मिडिल ईस्ट के वॉर की बात कर रहे हैं। पिछले साल अगर आप देखते हैं तो ट्रम्प साहब के टैरिफ की बात हो रही थी, उसके पहले भी ईरान और इजराइल का एस्केलेशन हुआ, उसके पहले हमस को इजराइल वाइप आउट करने में लगा था, 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर, उसके पहले अगर आप देखें तो ओमिक्रॉन का आउटब्रेक, उसके पहले सेकेंड वेव ऑफ कोविड, ये इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, गलवान वैली वगैरह जो है, ये फर्स्ट वेव कोविड का, ये 2019 में इंडिया पाकिस्तान का एयर स्ट्राइक, उसके पहले IL&FS का डिफॉल्ट, उसके पहले यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन से निकल गया, तो उसके पहले यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, कभी यूरोप में डेट क्राइसिस। तो बोलने वाली बात यह है कि भाई अगर आप इंडेक्स का या मार्केट का 30-40 साल का हिस्ट्री देखें तो हर साल 2 साल में ऐसा कोई ना कोई नया जो प्रॉब्लम है वो मार्केट को डिस्टर्ब करता है। सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन दैट वॉलेटिलिटी हैज बीन अ फीचर ऑफ द मार्केट्स। आप तो जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि लंबे अरसे में मार्केट ग्रो किया है। अगर आप लॉन्ग हिस्ट्री देखें, ये पूरी मार्केट की हिस्ट्री अगर आप देखें तो सेंसेक्स का जो रिटर्न है वो है लगभग 14% कंपाउंडेड, 12% सेंसेक्स का ग्रोथ और लगभग 2% डिविडेंड यील्ड। तो लंबी अवधि में तो भाई यही है, द मार्केट मूव्स इन अ वे दैट व्हेन द इकोनॉमी ग्रोज it results in growth in earnings of companies, and when earnings are growing it results in growth in the index itself. So पिछले 32 years में लॉन्ग हिस्ट्री तो ये है कि इंडेक्स has compounded 14% ईयर ऑन ईयर, और ये आपको सेंसेक्स का यहाँ पे लाइन भी दिख रहा है, ये जो लाइन है ये वही लाइन है यहाँ पे भी, बट यू कैन सी दैट एवरी टाइम देयर इज अप एंड डाउन with different types of macroeconomic events which continuously keeps on happening. So this long-term compounding of 14% has come with all these ups and downs that we are seeing here. The other important thing जो आपको याद रखना है कि भाई हर साल ऊपर के लेवल से, देखिए लंबी अवधि में तो इंडेक्स का रिटर्न 14% कंपाउंडेड है, लेकिन अगर आप ये चार्ट देखेंगे आपको समझ में आएगा, ये चार्ट में एक ग्रीन कलर का बार है और एक ब्लू कलर का बार है। द ब्लू बार टेल्स यू
दैट हर साल ऊपर के लेवल से एक बार इंडेक्स का हाईएस्ट लेवल से लोएस्ट लेवल तक इंडेक्स कितना गिरा, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम ड्रॉडाउन। जो ब्लू कलर का बार है दैट टेल्स यू दैट किसी भी साल में, जैसे 2020 में हाईएस्ट पॉइंट टू लोएस्ट पॉइंट इंडेक्स में गिरावट आई 38%, 2008 में हाईएस्ट टू लोएस्ट पॉइंट गिरावट आई 59%, 2015 में हाईएस्ट पॉइंट से नीचे 15%, 2016 में 12%। तो ब्लू कलर का बार आपको ये बताता है कि भाई बात सही है, लंबे अरसे में 14% कंपाउंडेड है, लेकिन हर साल ऊपर के लेवल से मार्केट कभी ना कभी 12%, कभी 15%, कभी 25%, कभी 30%, मार्केट फॉल्स एवरी ईयर। यहाँ पे आप चार्ट में ध्यान से देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी साल नहीं है जहां ऊपर के लेवल से मार्केट कभी डबल डिजिट ना गिरा हो। और ग्रीन कलर का जो बार है वो आपको ये बताता है कि भाई ठीक है, हाईएस्ट लेवल टू लोएस्ट लेवल इतना गिरा, लेकिन अल्टीमेटली फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर मार्केट कहां पे जाके रुका। तो ये जो चार्ट है ये आपको क्लियरली दिखाता है कि भाई लंबी अवधि में रिटर्न बनता है, करीब करीब हर साल मार्केट पॉजिटिव भी रिटर्न देता है। लेकिन लंबी अवधि का रिटर्न कुछ भी हो, हकीकत ये है कि ऊपर के लेवल से हर साल एक बार मार्केट लगभग डबल डिजिट 12-15% गिरता है। इसमें कोई नई बात नहीं है, और हर साल अलग अलग कारणों की वजह से मार्केट गिरता है। और ये तो लार्ज कैप इंडेक्स है। अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स देखें तो आपको दिखेगा कि भाई हर साल ऊपर के लेवल से एक बार 20-25% गिरता है। जैसे स्मॉल कैप इंडेक्स दिस ईयर एट द वर्स्ट पॉइंट 9% डाउन, हाईएस्ट पॉइंट से 20% डाउन है। पिछले साल 2025 में भी 23% डाउन था, 2024 में 14% डाउन, 2022 में 33%, 2020 में 47%, 2018 में 39%। तो स्मॉल कैप की वॉलेटिलिटी और भी ज्यादा है। तो निफ्टी जो है वो हर साल अपने ऊपर के लेवल से किसी ना किसी कारण से डबल डिजिट गिरता है। स्मॉल कैप इंडेक्स हर साल ऊपर के लेवल से किसी न किसी कारण से कभी कभी 20-20, 25-25%। इंपॉर्टेंट चीज ये सीखने को मिलती है कि भाई हर साल किसी ना किसी अलग कारण से मार्केट में वॉलेटिलिटी बनती है, लेकिन वॉलेटिलिटी के बावजूद लंबी अवधि में फिर भी यू कैन एक्चुअली विटनेस दी ग्रोथ। सो दिस इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, एनजे के जो इन्वेस्टर्स हैं, एनजे के पार्टनर्स हैं, ये सब लंबी अवधि के लिए एसआईपीज करते हैं। तो जो लोग एसआईपीज करते हैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये है कि अगर आप ये ध्यान से ये चार्ट को देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई, अगर आप ध्यान से इस चार्ट को देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि जो लोग, समझो एक साल में 12 महीना है, तो जो लोग 12 महीना में 12 एसआईपी करते हैं उनको तो मार्केट का एवरेज रिटर्न मिलेगा। 12 महीना में जो लोग, जब मार्केट ऊपर जा रहा है, जैसे मैंने बोला पिछले 1.5-2 साल में अच्छा रिटर्न नहीं बन रहा है तो कुछ लोग निराश भी हो जाते हैं। तो जो लोग, कई लोग ऐसे भी हैं, जब तक मार्केट ऊपर जाता है और रिटर्न पॉजिटिव दिखता है तब तक वो लोग एनकरेज्ड हैं, मोटिवेटेड हैं एसआईपी चलाने के लिए। जैसे ही मार्केट नीचे गिरता है बोलते हैं अभी रोक दे क्या, और नीचे जाएगा क्या, इस तरीके का भी थॉट आता है। सो मैथमेटिकली ये बात सच है कि जो लोग 12 महीने में 12 एसआईपी चलाते हैं उनको मार्केट का एवरेज रिटर्न मिलेगा। जो लोग ऊपर के लेवल में एसआईपी चलाते हैं और नीचे गिरने पर डर जाते हैं उनको एवरेज से कम रिटर्न मिलेगा, क्योंकि वो केवल ऊपर के लेवल में लगा रहे हैं, नीचे के लेवल में एवरेज नहीं कर पा रहे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो एनजे के काफी सीजन्ड एक्सपीरियंस पार्टनर्स हैं और जो एनजे के काफी स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, उनको एक चीज समझ में आ गया होगा कि 12 महीना में 12 इंस्टॉलमेंट होता है। अगर हम लोग 12 महीना में 12 इंस्टॉलमेंट करेंगे तो हमको एवरेज रिटर्न मिलेगा। लेकिन अबव एवरेज रिटर्न कैसे लाने का? तो अबव एवरेज रिटर्न लाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि भाई 12 महीने में 12 इंस्टॉलमेंट तो जाने दो, और हर साल ऊपर के लेवल से मार्केट गिरता है, वो तो डेटा में दिख रहा है कि हर साल ऊपर के लेवल से मार्केट डबल डिजिट गिरता है। तो 12 महीना में 12 इंस्टॉलमेंट चलने दो। जब भी ऊपर के लेवल से निफ्टी 12-15% गिरे तो 1-2 इंस्टॉलमेंट एक्स्ट्रा लगाओ। तो सिंपल है कि अगर आप साल में, समझो 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, आप साल में 60,000 रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो साल में 60,000 रुपए इन्वेस्ट करना है तो साल में 60,000 रुपया ही इन्वेस्ट करो। लेकिन 5-5 हजार का 12 इंस्टॉलमेंट बनाने के बजाय 4-4 हजार का 15 इंस्टॉलमेंट बनाओ।
तो 12 महीना में 4-4 हजार मतलब 48 हजार लग जाएगा। जब भी मार्केट गिरता है तब वो बाकी के 12 हजार का 3 इंस्टॉलमेंट भी धीमे धीमे डालो। सो पीपल हु इन्वेस्ट every month as per their SIP, they get the average return. People who continue when NAV is going up but get demotivated when NAV goes down, they get below average return. And people who continue their SIP 12 installment in 12 months, but they do 2 installments more when the market is down 12 to 15%, they will get above average return. तो ये इसमें जो डेटा है इसमें ये सीखने वाली अदर टॉपिक के बारे में कि भाई स्लो स्टार्ट इज अ गुड स्टार्ट, तब जब हमने बात की थी, दैट टाइम आई वांटेड टू शो वन मोर इंपॉर्टेंट डेटा टू यू। और वो डेटा यहाँ पे है कि हमने ऐसा क्यों बोला कि स्लो स्टार्ट इज ए गुड स्टार्ट। तो उसके लिए अब मैं यहाँ पे आपके साथ और एक डेटा पॉइंट शेयर करता हूँ। यू विल बी एबल टू सी दिस ऑन माई स्क्रीन नाउ, करेक्ट? सो shall I stop my SIP since the market is not doing well? Correct. तो यहाँ पे ये चार्ट को आप 1 मिनट के लिए इग्नोर करिए। लेट्स जस्ट कम टू दिस सिंपल वन। तो यहाँ पे मैं आपको एक रिडल पूछता हूँ पहले। लेट मी आस्क यू रिडल। फर्ज कीजिए कि आप जो हैं निवेशक या हमारे जो एनजे के पार्टनर, आप समझोगे मैं है और स्वप्निल जी है, आप हमको एडवाइस कर रहे हैं SIP करने के लिए। तो आपने स्वप्निल जी को भी बोला है कि भाई तुम 5-5 हजार पर मंथ का SIP करो आने वाले 10 साल के लिए। और आपने जैसे स्वप्निल जी को बोला है कि 5-5 हजार का SIP करो हर महीने आने वाले 10 साल के लिए, तो 10 साल में कितना होएगा? समझो 10 हजार का SIP बोला है, तो 1 महीने का 10,000, तो 12 महीने का 1,20,000 और 10 साल का 12 लाख रुपया। और समझो मेरे को भी बोला है कि भाई तुम भी SIP करो 10-10 महीना 10-10 हजार पर मंथ, 1 साल का 1,20,000, 10 साल का 12 लाख। तो मैं भी आपके पास आया, स्वप्निल जी भी आपके पास आए। कभी आपने स्वप्निल जी को बोला SIP चालू करो 10 साल के लिए, और कभी आपने किसी दिन मेरे को बोला कि तुम भी SIP चालू करो 10 साल के लिए। और आपने बोला कि भाई 10 साल का SIP है ना, तो बार बार देखने का नहीं है, अपन 5 साल के बाद मिलेंगे। तो 5 साल के बाद मिलने को आओ। तो समझो स्वप्निल जी ने भी 5 साल SIP चलाया, मैंने भी 5 साल SIP चलाया। अभी समझो हम लोग अलग अलग मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। 5 साल के बाद आपने हम दोनों को वापस बुलाया, बोला आशीष तुम भी आओ, स्वप्निल जी आप भी आ जाओ। जब 5 साल के बाद मैं आपके पास आता हूँ, स्वप्निल जी भी आपके पास आते हैं, तो 5 साल में समझो हमने 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। अभी मैं जब आपके पास आता हूँ तो मैं आपके साथ नाराज हो जाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि अरे क्या बोल दिया आपने, ये मैं 5 साल से SIP कर रहा हूँ, हर साल का 1,20,000, 5 साल में मैंने 6 लाख रुपया लगा दिया, और 6 लाख का वैल्यू अभी 7 लाख रुपया है। कितना खराब रिटर्न बना मेरा, बैंक में रखता तो ज्यादा अच्छा होता, क्यों आपने मेरे को इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगवाया। तो 5 साल के बाद जब रिव्यू आता है तो मैं समझो कि बहुत नाराज हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ये 5 साल में मैंने 6 लाख रुपया जमा किया, और 6 लाख का इतना रुकने के बाद 7-7.5 लाख वैल्यू हुआ है, मेरा कोई रिटर्न अच्छा नहीं आया, तो नाराज हो जाते हैं, राइट? और स्वप्निल जी आते हैं, स्वप्निल जी बहुत खुश, स्वप्निल जी बोलते हैं कि अरे वाह 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 क्या बढ़िया कर दिया, मैंने 5 साल में 6 लाख रुपया लगाया, मेरा 6 लाख का वैल्यू हो गया अभी 12 लाख। क्या ब्रिलियंट एडवाइस है आपका, बहुत बढ़िया, आपसे बेटर तो कोई वित्तीय सलाहकार नहीं है, बहुत बढ़िया किया आपने, थैंक यू थैंक यू। तो स्वप्निल जी आपके लिए मिठाई मिठाई लेके आते हैं, और मैं खाली आपके लिए कंप्लेंट लेके आता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि भाई मैं बहुत नाराज हूँ। लेकिन आपको क्या बोला गया है कि भाई 10 साल के लिए SIP करेंगे, ऐसा प्रॉमिस किया है ना। तो मैं आप हमको बोलते हैं कि भाई ठीक है, तुम बहुत खुश हो, तुम बहुत नाराज हो, लेकिन अभी तो खाली 5 साल हुआ है, तुमने तो प्रॉमिस किया था कि 10 साल तक SIP चलेगा, तो अभी तुमको 10 साल तक SIP चलाना पड़ेगा। अपन अभी 10 साल के बाद मिलेंगे, अभी फिलहाल ये SIP तुम चलने दो। अभी तुम कंक्लूजन मत ड्रॉ करो कि इसका अच्छा हो गया उसका खराब हो गया, SIP को तुम चलने दो।
तो एक बंदा ऐसा है, मैं हूं, मेरे को पहले 5 साल में 8% से कम मिला है, और स्वप्निल जी को समझो पहले 5 साल में 8% से बहुत ज्यादा मिला है। अभी 10 साल के बाद हम लोग दोनों वापस आते हैं। तो अभी 10 साल के बाद जब हम वापस आते हैं, तो मैं ज्यादा खुश होना चाहिए कि स्वप्निल जी ज्यादा खुश होना चाहिए? क्योंकि 10 साल में से पहले 5 साल में मैं तो नाराज था क्योंकि मेरे को बहुत खराब रिटर्न मिला, और 10 साल में से 5 साल खत्म हुए तब स्वप्निल जी तो बहुत खुश थे क्योंकि उनको बहुत बढ़िया रिटर्न मिला। तो 10 साल के एंड में जब अपन वापस मिलेंगे, तो स्वप्निल जी का रिटर्न ज्यादा आएगा कि मेरा रिटर्न ज्यादा आएगा? तो भाई पास्ट हिस्ट्री और डेटा ये बताता है, अभी आप ये चार्ट पे आइए, ये वाले चार्ट पे पास्ट हिस्ट्री और डेटा ये बताता है कि व्हेन एवरेज एसआईपी, देखिए फॉर अ 10 ईयर एसआईपी एवरेज रिटर्न, जब कोई 10 साल का एसआईपी करता है और एवरेज एसआईपी पहले 5 साल में जिसका 8% से नीचे था, उसका 10 साल के एंड में 18.5 आया, और जिसको पहले 5 साल में 8 के ऊपर था, उसको 10 साल में लगभग 15% आया। सो व्हाट इज दिस डेटा सेइंग? द डेटा इज सेइंग कि भाई पहले 5 साल में तुम एसआईपी 10 साल की कर रहे हो, जिसको पहले 5 साल में कम रिटर्न आया, उसको 10 साल के अंत में ज्यादा रिटर्न मिलता है, और जिसको पहले 5 साल में बहुत ज्यादा रिटर्न आया, उसको अल्टीमेटली 10 साल के एंड में कम रिटर्न आता है। ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। सो रीजन फॉर दिस इज वेरी सिंपल। भाई अगर जो मेरा इन्वेस्टमेंट था, उसमें स्टार्टिंग में पहले 5 साल में मैं जब एसआईपी कर रहा था, तो मेरे को अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं मिला? अच्छा रिजल्ट नहीं मिला उसका कारण ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया, तो मैं जिस मार्केट में, जिस फंड में या जो भी इंस्ट्रूमेंट में मैंने इन्वेस्ट किया है, मेरा पहले 5 साल में रिटर्न नहीं बना। इसका क्या मतलब है कि मैंने जहां भी इन्वेस्ट किया है उसकी एनएवी या उसकी वैल्यू ऊपर नहीं गई। तो अगर मैं हर महीने 10,000 रुपया लगा रहा हूँ और एनएवी बढ़ ही रही है, तो एवरी 10,000 रुपीज पे जब नहीं बढ़ती है तो मेरे को ज्यादा यूनिट्स मिल रहा है। और स्वप्निल जी भी लगा रहे हैं पैसा, लेकिन वो जहां पैसा लगा रहे हैं उनको पहले ही रिटर्न मिल रहा है। तो उनको पहले ही रिटर्न कैसे मिल रहा है? क्योंकि उनकी एनएवी ऊपर जा रही है। तो उनकी एनएवी जब ऊपर जा रही है, तो जब 10-10 हजार लगा रहे हैं तो उनको कम यूनिट मिल रहे हैं। समझो कि मैंने स्टार्ट किया तो एनएवी 10, 10.5, 11 ऐसा हुआ। इन्होंने स्टार्ट किया तो एनएवी 10 का 12, 12 का 13 हो गया। तो मैं 10-10 हजार रुपए लगाते जा रहा हूं, तो मेरा 10-10 हजार रुपए कभी 10, कभी 10.1, कभी 10.2, कभी 9.8, तो मेरे को ज्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं। ये 10 हजार लगा रहे हैं तो पहले 10 रुपया, फिर 12 रुपया, फिर 12.5 रुपया, तो इनको कम यूनिट्स मिल रहे हैं। अभी 10 साल के लिए जब रुकेंगे तो आगे जाके तो रिटर्न बनेगा। अगर मेरे को ज्यादा रिटर्न ज्यादा यूनिट्स पे आएगा, मतलब समझो 5वें और 10वें साल के बीच में जब मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उनके लिए कम यूनिट्स पे मार्केट और एनएवी ऊपर जा रहा है, और मेरे लिए ज्यादा यूनिट्स पे मार्केट और एनएवी ऊपर जा रहा है। तो ये मैथमेटिकली प्रूवन फैक्ट है कि जब हम भी अपने लिए एसआईपी करते हैं, तो शुरुआती तौर पे कम रिटर्न बनता है, तो वो लंबे समय के लिए अच्छा है। और शुरुआती तौर पे अगर बहुत रिटर्न बन जाता है, तो आगे जाके एवरेज नीचे आता है। सो ये समझना बहुत जरूरी है दैट अ स्लो स्टार्ट इज ए गुड स्टार्ट। और अगर आप आपको एसआईपी शुरू करते से ही ऐसा, और अगर आपने लंबे अरसे के लिए लंबे अवधि के लिए ज्यादा एनएवी अप जाना चाहिए, ये सोचना और ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सो दैट इज द पॉइंट अबाउट स्लो स्टार्ट इज अ गुड स्टार्ट। द अदर इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू शेयर विथ यू कि भाई अल्टीमेटली अगर कोई 20 साल की एसआईपी करता है, तो उसकी जर्नी किस तरीके की होती है। स्लो स्टार्ट इज अ गुड स्टार्ट, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन लंबे अरसे में जब कोई एसआईपी करता है तो उसकी जर्नी कैसी होती है। जैसे मैंने 10 ईयर्स 10,000, तो ये एग्जांपल मैं आपको देता हूं जो अभी थोड़े समय पहले मैं वर्बली बता रहा था, कि समझो किसी ने एक मिड कैप फंड में एसआईपी किया। यहाँ पे हमने मिड कैप इंडेक्स लिया है, ये व्हाइट ओक का मिड कैप फंड या किसी और का मिड कैप फंड, कोई भी मिड कैप फंड हो सकता था, लेकिन हमने यहाँ पे मिड कैप इंडेक्स लिया है जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो आप अज्यूम करिए कि भाई इस मिड कैप इंडेक्स में किसी ने 20 ईयर्स के लिए
SIP किया। और कितना SIP किया? 10,000 पर मंथ। क्योंकि हम लोग अभी 2026 में है तो उल्टा गिनती करेंगे तो अप्रैल 2005 से स्टार्ट करेंगे। महीने की पहली तारीख को मंथली SIP। So 10,000 per month since last 20 years, first of every month, monthly SIP। इसकी जर्नी कैसी होती अगर 1 अप्रैल 2005 को स्टार्ट करते? तो भाई 1 अप्रैल 2005 को स्टार्ट करते तो मार्च 2006 में इसका लगभग 20 साल खत्म होता। सो नाउ लेट्स गो टू मार्च 2006। तो ये आ गया मार्च 2006। 10,000 पर मंथ, 1,20,000। एक्चुअली 2005 से 2006 में जब मार्केट चला तो बहुत पहले ही स्टार्टिंग में ही हम स्लो स्टार्ट की बात कर रहे थे, यहाँ पे एकदम T20 मैच जैसा फुल स्पीड में स्टार्ट हुआ है। तो पहले साल खत्म होते ही 1,20,000 हो गया, 1,70,000, 86%। फिर बोला चलो बढ़िया है। दूसरे साल में फिर 1,20,000 डाला तो टोटल हो गया 2,40,000। उसका वैल्यू हो गया 2,92,000, रिटर्न बन गया 20%। फिर तीसरा साल आया, तब तक 3,60,000 हुआ, उसका वैल्यू 466, रिटर्न आया 17.5। फिर 2008-2009 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, लेमन ब्रदर, जो भी आप नाम से जानते हैं, वो बना। 4,80,000 लग गया, तब तक उसकी वैल्यू गिर गई 3,30,000। तो ये हो गया नेगेटिव। ये प्लस था, यहाँ पे हो गया ये नेगेटिव। अभी ये समय पे लोगों को ख्याल आता है कि भाई SIP रोक देना चाहिए कि कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन जैसे पहले हमने बताया कि भाई लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट, कभी खुश कभी नाराज, लेकिन SIP कंटिन्यू करना है। तो 2000 एक साल कंटिन्यू करते 2010, तब तक लग जाता 6 लाख, वैल्यू हो जाता 938। सडनली मार्केट भी रिकवर हो गया तो ये हो गया 18% कंपाउंडेड। तो अगर यहां पे नाराज होकर रोक देते तो लॉस में निकलते, एक साल और कंट्रीब्यूट करते तो वापस पॉजिटिव। फिर 2011, तब तक हो गया 7,20,000, वैल्यू इज ऑलमोस्ट 11 लाख, दिस इज 14%। फिर 2 साल बहुत ही खराब है ये, इधर 8,40,000, 9,60,000, इसकी वैल्यू 13.5, तो ये हो गया 8%। अभी यहाँ पे फिर से ख्याल आएगा कि अरे भाई बैंक में रखते तो अच्छा होता, ये तो 6-6, 7-7 साल निकल गया और 8%, 9% इस तरीके का रिटर्न दिख रहा है इसमें। बोले नहीं, फिर भी कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू किया 2014, 2 साल रुके 2015, तो ये हो गया 10 साल खत्म हुए, यहाँ पे 12 लाख, उसका वैल्यू 29 लाख, रिटर्न फिर से आ गया 17% पे। तो देखिए यहाँ पे बिलो 17 था कंटिन्यूसली, उसके पहले भी बिलो 17 था, यहाँ पे 17 था। साल 2 साल कंटिन्यू करने से फिर से आ गया रिटर्न करीब करीब 17%। फिर 2016, 17 ऐसे कंटिन्यू करते चले गए। बीच में 2020 में आ गया कोविड, तो 18 लाख का इन्वेस्टमेंट, उसकी वैल्यू हो गई 37 लाख, ये रिटर्न फिर गिर गया, इट इज ओनली 9%। फिर साल 2 साल कंटिन्यू किया, again the return has come across to about 17%. So what is this entire journey? In 20 years कितना अमाउंट किया है? 25,10,000, उसका वैल्यू है 2 करोड़, और उसका कंपाउंडेड रिटर्न हो गया 17.1%। लेकिन आपने देखा होगा कि ये पूरी की पूरी जो SIP की जर्नी है, इसमें कितने अप्स एंड डाउन्स हैं। पहले एक बढ़िया शुरुआत हुई, 3 साल के बाद पैसा डूब गया, फिर से रिकवरी हुआ, फिर से रिटर्न गिरा, फिर से यहाँ पे रिकवरी हुआ, फिर यहाँ पे रिटर्न गिरा, फिर एक रिकवरी हुआ यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक डिक्लाइन मिला, और फिर फाइनली रिकवरी। सो एनी SIP, it will go through many ups and downs. It will go through periods where there is very high return. It will go through period जहाँ पे पूरा past return भी नीचे। जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, जब आप SIP करते हैं, तो 2-3 चीज आप, मैं रिकैप करता हूँ, आप ध्यान में रखिएगा। पहली चीज ये % कंपाउंडेड, वो तो इंडेक्स ने ही दिया है लंबी अवधि में, लेकिन लंबी अवधि का रिटर्न बढ़िया होने के बावजूद हर साल किसी ना किसी कारण से
मार्केट ऊपर के लेवल से डबल डिजिट गिरता है फिर न्यू हाई बनाता है, हर बार अलग। तो लंबी अवधि में बढ़िया कंपाउंडेड रिटर्न है, लेकिन फिर भी हर साल ऊपर के लेवल से डबल डिजिट गिरता है। जब भी गिरता है तो किसी न किसी कारण से गिरता है, अपने पसंद के कारणों से तो गिरता नहीं है कभी। जिस किसी भी कारण से गिरता है वो उतना ही डरावना लगता है। कभी थर्ड वर्ल्ड वॉर लगता है, कभी कोविड में हम डायनासोर बन जाएंगे, कभी आर्थिक व्यवस्था निपट जाएगी, कभी कुछ। एवरी टाइम इट हैपेंस। जो लोग 12 महीने में 12 इंस्टॉलमेंट लगाते हैं, जो लोग अपनी एसआईपी कंटिन्यूसली चलने देते हैं, उनको एवरेज रिटर्न मिलता है। जो ऊपर के लेवल में मोटिवेटेड रहते हैं और नीचे के लेवल में एसआईपी रोक देते हैं, उनको बिलो एवरेज मिलेगा। लेकिन जो स्मार्ट लोग हैं, नीचे के लेवल पे अपना इन्वेस्टमेंट को थोड़ा 2-4 इंस्टॉलमेंट बढ़ाएंगे, उनको अबव एवरेज रिटर्न मिलता है। द नेक्स्ट थिंग वी डिस्कस्ड इज दैट स्लो स्टार्ट इज अ गुड स्टार्ट। क्योंकि अगर आप लंबी अवधि में एसआईपी कर रहे हैं, स्टार्टिंग में अगर वैल्यू बहुत ऊपर चली गई तो आपको यूनिट्स कम मिलेंगे और आगे का ग्रोथ लोअर नंबर ऑफ यूनिट्स पे आएगा। लेकिन अगर आप लंबी अवधि का एसआईपी करते हैं, स्टार्टिंग में अगर आपको कम रिटर्न मिलता है तो इसका मतलब ये कि एनएवी चेंज नहीं हो रही है, मतलब आपको यूनिट्स ज्यादा मिलेंगे। अगर स्टार्टिंग में यूनिट्स ज्यादा मिलेंगे तो बाद में का जो रिटर्न है वो लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स पे बड़ा रिटर्न मिलेगा आपको। सो स्लो स्टार्ट इज अ गुड स्टार्ट इसलिए बोला गया है कि भाई जिनको एसआईपी शुरू करने में शुरुआती तौर पे कम रिटर्न मिलता है, लंबी अवधि में उनका टोटल रिटर्न ज्यादा आता है। और लास्ट थिंग, जो हमने एसआईपी की पूरी जर्नी बताई 20 ईयर्स की, उससे आपको ये देखने को मिला होगा कि कभी कभी थोड़े समय में बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, फिर आप एसआईपी कंटिन्यू करते हैं, फिर आगे कहीं पे रिटर्न गिरता है, कभी नेगेटिव होता है, फिर रिटर्न बढ़ता है, फिर कभी कम हो सकता है। फिर तो लंबी अवधि में एक जब व्हेन यू डू अ लॉन्ग टर्म एसआईपी ओवर 15-20 years, इट विल गो थ्रू सम अप्स एंड डाउन्स। देयर विल बी अ जर्नी व्हिच विल नॉट बी linear, इट विल नॉट बी स्ट्रेट लाइन, but ultimately people who keep patience and persistence, they are the ones who really benefit in terms of good double digit returns over the long term. So this is what I wanted to share with you. Thank you very much for listening me out. I'll stop here and I will hand over again Swapnil ji ko. Thank you. Thank you, Ashish ji. Thank you for giving such a wonderful insight. Dear investor, I can see there are so many, आप बोल सकते हो कि एक फीडबैक है कि थोड़ा आवाज बीच में नहीं आ रहा था या ये हो रहा था, सॉरी फॉर दैट। बट आशीष सर ने एट द एंड वो समराइज करके उसको पूरा समझा दिया है। तो मैं जस्ट कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर, इफ यू अलाउ मी। और इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि एट एनजे ऑल्सो देर आर मोर देन 6,40,000 इन्वेस्टर, 6,40,000 से ज्यादा इन्वेस्टर है जिनका 10 साल से इन्वेस्टमेंट हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थ्रू है, जिनका इन्वेस्टमेंट 1 लाख है उससे ज्यादा उन्होंने किया है। ओके, और उनका जो एवरेज मीन रिटर्न है वो 12.61% है और मीडियन रिटर्न जो है वो 12.93% है। सो दिस शोज कि जो एनजे पार्टनर्स आपको ये टफ टाइम में हैंड होल्डिंग करते हैं और जिन्होंने सुना उन्होंने ये रिटर्न बनाया है। तो यही बात आशीष जी ने की है। इनफैक्ट एट एनजे देयर आर 61% जो इन्वेस्टर जिनके एसआईपी 5 साल या उससे अधिक चली हुई है, यानी 5 साल पहले जिन्होंने अगर 100 लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होगा एसआईपी थ्रू, तो उनके उसमें से 61% एसआईपी जो है वो रिटेन हुई है। तो ये लॉन्ग टर्म है इक्विटी में। और जैसा आशीष सर ने कहा कि एसआईपी में वो जो कहावत है कि शॉर्ट टर्म पेन इज लीडिंग यू टू लॉन्ग टर्म गेन। तो अगर आपका एसआईपी पहले 5 साल में रिटर्न नहीं दे रहा है, दैट मीन्स आपका लंबे समय में आपका अच्छा रिटर्न बनने वाला है विथ हिज, उन्होंने जो एग्जाम्पल बताया उसके थ्रू। सो कुछ क्वेश्चन है सर, वही वही क्वेश्चन है। एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि भाई अभी ये मार्केट को मद्देनजर देखते हुए क्या मैं अपनी एसआईपी स्टॉप कर दूं और जब मार्केट रिकवर हो जाएगा तब मैं अपनी एसआईपी चालू कर दूं? ये अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी इस सिनारियो में? आशीष सर, स्वप्निल जी रिपीट, क्या फिर से स्टार्ट कर दूं? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? अभी ये जो मार्केट डाउन है, ये मार्केट जब तक के डाउन है तब तक उस पीरियड के लिए मैं अपनी एसआईपी बंद कर दूं और जब मार्केट रिकवर होने लगेगा जी, तब मैं अपनी एसआईपी स्टार्ट कर दूं, तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं होगी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में? हेलो
आशीष सर, आपका वीडियो रुक गया है सर। हाँ, स्वप्निल जी देखिए क्या है, मैंने ये प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी, नहीं, आई कैन हियर यू क्लियरली, आई थिंक देयर इज अ लैग, या सो देखिए, अगर अगर आप जब तक एनएवी ऊपर जा रही थी, जैसा मैंने प्रेजेंटेशन के समय बताया, जब तक एनएवी ऊपर जा रही थी तब आप प्रोत्साहित हो रहे थे कि भाई पैसा लगाया जाए। हाँ, और जैसे ही एनएवी नीचे गिरी तो ज्यादा यूनिट्स हासिल करने का जब मौका मिला, देखिए एसआईपी का जो कंसेप्ट है ये एवरेजिंग पे चलता है, करेक्ट। अगर ऊपर के लेवल में हम लोग पैसा लगाते जाएंगे तो भाई कभी ना कभी मार्केट नीचे गिरेगा, या हर साल, मैंने ऑलरेडी बताया कि भाई हर साल ऊपर के लेवल से कभी ना कभी गिरता ही है, कि हर बार अलग अलग कारण से गिरता है, लेकिन लगभग लगभग हर साल मार्केट गिरता है, राइट। तो भाई जब मार्केट में सब बढ़िया चल रहा है, जब ऊपर जा रहा है, तभी अपन पैसा लगाएंगे, मतलब एनएवी जब 10 रुपया, 11 रुपया, 12 रुपया है तो पैसा लगाएंगे। जैसे ही 9 या 9.5 आया, सस्ते में लेने का मौका आया, तो बोले नहीं लेंगे। तो ऐसे तो वो कैसे चलेगा फिर, ऐसे तो रिटर्न कम होएगा अपना। मतलब जो चीज में मतलब मेरे को ऊपर के भाव में ही लेने का है, 11, 12, 13, 14 होएगा तो एसआईपी चलने दो। लेकिन जैसे 11, 12, 13, 14 का 13, 12, 11, 10 और 9 होएगा तो मेरे को नहीं चाहिए। तो ऐसा थोड़ी अपने को अपना खुद का नुकसान करा रहे अपन। इट डजंट वर्क ना, दैट आई एम हैप्पी टू बाय इट एट हायर प्राइस एंड ओनली हैप्पी टू एवरेज इट अप, बट व्हेन अपॉर्चुनिटी टू एवरेज इट डाउन, देन आई एम नॉट विलिंग टू कंटिन्यू। तो ये तो नुकसान करने का तरीका है। परफेक्ट है सर। एक दूसरा क्वेश्चन है कि मेरे पास लमसम पैसा है, तो अब ऐसे सिनारियो में मैं कैसे इसको इन्वेस्ट करूं? देखिए ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं लमसम के ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ एक्चुअली। फिलहाल का जो माहौल है इसमें आप देखिए पिछले 15 दिन में, तो पहले क्या हुआ कि भाई 2024 से पहले अपना इलेक्शन था, फिर थोड़ा इंडिया के जीडीपी ग्रोथ में स्लो डाउन था, फिर वो जीडीपी और कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस रिकवर होने लगा, फिर गवर्नमेंट ने काफ़ी कदम उठाए, आरबीआई ने काफ़ी कदम उठाए, तो हम रिकवरी पे आ गए। थोड़े दिन पहले फिर से निफ्टी 26,000 लेवल भी रिकवर कर गया था, बढ़िया चल रहा था सब। लेकिन फिर ये वॉर वाला माहौल आ गया। अब देखिए ये जो वॉर वाला माहौल है, इसमें दो चीजें ध्यान रखने का है कि भाई एक बार जब मार्केट गिरना शुरू होता है ना, तो समझो अभी ऊपर से 10% गिर गया, तो और 5-10% गिर सकता है क्या? आंसर इज ये, गिर सकता है, पहले भी हुआ है, राइट, गिर सकता है। लेकिन अपना डायरेक्टली, अपने को इनडायरेक्ट कोलैटरल डैमेज है, अपन डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब ऑलरेडी अपना मार्केट 1.5 साल से चला नहीं है, सो अपना पी मल्टीपल जो है, मार्केट सस्ता होते जा रहा है, रुपया भी गिरा है तो फॉरेनर्स के लिए मार्केट और सस्ता हो रहा है। दूसरे ये एआई वजह से, एआई वगैरह की वजह से यूएस का मार्केट और दूसरे इमर्जिंग मार्केट चल गए, तभी अपना मार्केट नहीं चला। तो रिलेटिवली और एब्सोल्यूट बेसिस पे अवर मार्केट इज बिकमिंग चीपर एंड चीपर, और अगर ये वॉर की वजह से, तेल के दाम की वजह से और गिरता है तो मार्केट और सस्ता हो जाएगा। लेकिन किसी भी लेवल से अभी समझो 2 मिसाइल और दागेगा तो फिर और थोड़ा 5-10% गिर सकता है, राइट, इस तरीके का माहौल है। सो व्हाट आई वुड से इज दैट कि मार्केट सस्ता होते जा रहा है, तो ये अच्छा आइडिया है कि भाई थोड़ा पैसा लगाना चाहिए, लेकिन अगर लमसम भी लगाते हैं तो भी सिस्टमैटिक ट्रांसफर करना चाहिए। आप पैसा लिक्विड में डालिए, और लिक्विड में से एसटीपी करिए कि भाई हर 15 दिन में समझो कि मेरे को 1 लाख रुपया लगाना है लमसम में, तो मैं ऐसा इंस्ट्रक्शन दूंगा कि भाई आने वाले 6 महीने तक 15-15 हजार लगना चाहिए। हर 15 दिन में 3 हजार रुपया, हर 15 दिन में 7,500 रुपया, इस तरीके से डिवाइड करना चाहिए। और अगर बीच में मार्केट सडनली बहुत गिर गया तो पूरा स्विच कर देना फिर, राइट। सो आई थिंक अभी लमसम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो माहौल है इसको थोड़ा निपटने देते हैं, थोड़ा लेट द डस्ट सेटल, लेट सम क्लैरिटी कम। मेरे को पता है कि क्लैरिटी आएगी तो मार्केट इस लेवल पे रहेगा नहीं, मार्केट भाग जाएगा, लेकिन क्लैरिटी कब आएगा वो भी मेरे को नहीं पता है। और अभी तो कैसा माहौल है कि वो ट्रम्प साहब एक ट्वीट करेंगे तो वॉर रुक जाएगा, फिर मार्केट चल जाएगा, फिर वो सामने से 2 मिसाइल मारेगा, तो फिर सो देर इज अनसर्टेनिटी। सेकेंड चीज मैंने पहले बताया कि भाई अभी लोग क्या देख रहे हैं, अभी लोग वॉर को देख रहे हैं, तेल का दाम देख रहे हैं, गैस का दाम देख रहे हैं। थोड़े दिन बाद पता चलेगा कितने लोग की नौकरी गई, हमारा फॉरेन रेमिटेंस कितना गिरा, राइट।
ये तेल तो नहीं मिला तो फर्टिलाइजर, खेती में कुछ नुकसान हुआ क्या, तो ये सब चीज़ों का असर धीमे धीमे पता चलता है। एक बात है ज़रूर कि अपना मार्केट सस्ता होते जा रहा है, और ये गिरावट के बाद आने वाले 2 साल में बहुत बड़ा अपसाइड मिलेगा, तो ये गिरावट का फायदा लेना चाहिए, ये भी क्लियर है। लेकिन हड़बड़ी में या जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, अपना एसआईपी चलने दीजिए। एसआईपी 2-4 इंस्टॉलमेंट ज़्यादा करिए तो आपको अबव एवरेज रिटर्न मिलेगा। और जिसको लमसम करना है वो भी, मुझे ऐसा लगता है जिसको लमसम करना है वो भी एसटीपी के तौर पे स्प्रेड किया जाए। ओके, स्टैगर्ड मैनर में आप बोल रहे हो कि एसटीपी मैनर थ्रू 6 महीने 8 महीने में आप पैसा निवेश कीजिए, और बीच बीच में अगर मार्केट डाउन होता है तो आप उसमें थोड़ा सा एडिशनल परचेस करते रहिए। ओके, और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, लास्ट क्वेश्चन लूंगा, कि जब जब वॉर हुआ है गोल्ड हमेशा ऊपर जाते हुए दिखा गया है, बट दिस टाइम गोल्ड कहीं ऊपर नहीं जा रहा है, गोल्ड की रैली हो चुकी है, ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? एंड आज के समय में गोल्ड में इन्वेस्ट करना बेहतर रहेगा? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम चर्चा कर रहे हैं धीमे धीमे इक्विटी का टाइम आ रहा है। 2024 में इक्विटी जब लेवल ऊपर था, जब हम वो मल्टी एसेट वगैरह प्रमोट कर रहे थे, 2023-24 में जब इक्विटी मार्केट ऊपर जा रहा था, तब हम बोल रहे थे कि भाई गोल्ड और सिल्वर करो, तभी हमने वो मल्टी एसेट किया था। तो जब गोल्ड लेना चाहिए तब सब इक्विटी ले रहे थे, अभी धीमे धीमे इक्विटी लेने का माहौल बन रहा है तो सबको अभी गोल्ड लेने का है। तो देखिए, एसेट एलोकेशन बेसिस पे अगर पोर्टफोलियो में 10-15% गोल्ड रहेगा तो वो इक्विटी की वॉलेटिलिटी कम करता है, ये बात सही है। लेकिन गोल्ड की जो मेजर रैली है वो हो चुकी है। यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है और आप 10% लेते हैं वॉलेटिलिटी कम करने के लिए, तो मुझे समझ में आता है। लेकिन गोल्ड में ऑन इट्स ओन अभी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, जैसा मैंने कहा स्टैगर्ड फैशन में इक्विटी में करना चाहिए। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, तो हर दिन, हर महीने, हर एसेट क्लास में रिटर्न बनाना जरूरी नहीं है, कभी कभी बच के रहना ज़्यादा जरूरी होता है। तो अभी के माहौल में कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव चीज़ करना, कलाकारी करना, ये सब रिक्वायर्ड नहीं है। बेटर टू बी सेफ एंड डू अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। इक्विटी में पैसा डालने का टाइम आ रहा है। अगर आपको वॉलेटिलिटी से डर लग रहा है तो आप 10-15% गोल्ड डाल सकते हैं जरूर। सिल्वर और भी वॉलेटाइल है तो सिल्वर में मत डालिए। बट मेन आई थिंक अगर हम 1-2 साल के बाद मिलते हैं तो इक्विटी शायद आउट परफॉर्म करेगा। शर्त केवल इतना है कि आने वाले 3-6 महीने में स्टैगर्ड तरीके से इन्वेस्ट करिए तो रिकवरी में आपका फायदा होगा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल इंसाइट। डियर इन्वेस्टर, आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अभी भी डाउट कुछ है तो प्लीज आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर चैनल पार्टनर जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया है उनके साथ आप बैठिए। एनजे सेल्स टीम है, ब्रांच मैनेजर है, यूनिट मैनेजर है, रीजनल मैनेजर है, उनके साथ आप मिलिए और अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। जैसा कि सर ने कहा कि ये पहली बार ऐसा इंसिडेंस नहीं है, ऐसे इंसिडेंट्स पास्ट में भी हुए हैं, और जो जो व्यक्ति यहाँ पे इन्वेस्टेड रहा है, अपनी एसआईपी कंटिन्यू की है, उन सभी ने अपने रिटर्न इक्विटी में बनाए हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इक्विटी ऐसा एसेट क्लास है जो आपका वेल्थ क्रिएट कर सकता है। सो इस वेल्थ क्रिएशन जर्नी में हमारे साथ बने रहिए। आने वाले समय के लिए आपको बहुत अच्छा रिटर्न दिख सकता है। शॉर्ट टर्म हिकअप्स रहेंगे, वो आते ही रहेंगे, हमें उस हिकअप में बैठे रहना है और अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखना है टिल द टाइम अपना गोल नहीं आता है। तो थैंक यू आशीष सर, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल इंसाइट। अभी विद दिस हम आज का सेशन एंड और आप लॉग आउट कर सकते हैं। थैंक यू इन्वेस्टर्स, थैंक यू। थैंक यू।